जय हिंद दोस्तों। ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है मूल विधि की चल रही है। मूल विधि में मैंने जितने भी ये पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे पॉइंट देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1988। अगर हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की, तो ये कब अधिनियमित हुआ था? तो ये कह सकते हो पारित या अधिनियमित दोनों एक ही बातें होती हैं। ये 23 सितंबर 1980 को ये अधिनियमित या कह सकते हैं पारित हुआ था और ये 27 दिसंबर 1980 को भारत में लागू हो गया था। अगर हम इसमें अध्याय की बात करें तो इसमें कोई भी अध्याय नहीं है। अगर धाराएं की बात करें तो इसमें कुल धाराएं 18 धाराएं हैं। इसके अधिनियम के क्या मुख्य उद्देश्य थे? ये अधिनियम क्यों बना था? ये अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है देश की सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा को बनाए के लिए, चाहे देश की सुरक्षा हो या राष्ट्र की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इसका गठन किया गया था। सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1988। तो धारा 2A क्या कहती है? समुचित सरकार की परिभाषा। अगर कहा जाए समुचित सरकार की परिभाषा किस धारा में परिभाषित है? तो धारा 2A में। समुचित सरकार से क्या आश्रय है? तो समुचित सरकार से आश्रय केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से है। समुचित मतलब वो आपकी राज्य सरकार होगी और केंद्र सरकार दोनों। धारा 3B अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण होती है? इसके पीछे का क्या रीजन है? किसी व्यक्ति को भारत में रोकने या जल्दी से बाहर निकालने के लिए उसे नज़रबंद किया जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा, बताओ अगर किसी विदेशी व्यक्ति को भारत में रोकने या जल्दी से बाहर निकालने के लिए उसे नज़रबंद किया जा सकता है, तो ये किस धारा में परिभाषित है? तो धारा 3B में। धारा 3-5 क्यों अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? धारा 3-5 की बात करें तो यह राज्य सरकार, यदि राज्य सरकार किसी व्यक्ति को नज़रबंद करती है तो राज्य सरकार 7 दिन के भीतर केंद्र सरकार को रिपोर्ट और सुझाव भेजेगी। कहने का मतलब है अगर राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद करती है तो 7 दिन के भीतर केंद्र सरकार को रिपोर्ट और सुझाव भेजना अनिवार्य है। ये किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 3B के अंतर्गत आता है। धारा 7 के अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या इसके पीछे का रीजन है? तो धारा 7 में फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियां, का मतलब अगर कोई व्यक्ति फरार है उसके ऊपर कौन कौन से कानून, कौन कौन से उस पर नियम लगेंगे, वो सारी शक्तियां धारा 7 में लिखी हुई है या हम कह सकते हैं। धारा 13 अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? इसके पीछे का क्या रीजन है? नजरबंदी की अधिकतम अवधि। अगर हम कहें नजरबंद की अधिकतम अवधि किस धारा में परिभाषित है? तो धारा 13 में। इसके अंतर्गत यह प्रावधान आता है किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीनों के लिए नजरबंद किया जा सकता है। हम कह सकते हैं अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको हम 12 महीनों के लिए नजरबंद किया जा सकता है तो इसका प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 13 में। अब संविधान में कुछ अनुच्छेद हैं, वो जो अनुच्छेद है वो हम कह सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1988 को किस तरीके से जोड़ते हैं। तो अगर हम बात करें संविधान का अनुच्छेद 22(3)(b) क्या कहता है? राज्य को सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के कारणों से निवारक, निरोध और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की अनुमति देता है। अनुच्छेद 22(4) क्यों अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है? इसमें क्या लिखा है कि निवारक नज़रबंदी का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखने का अधिकार नहीं देगा। यह अनुच्छेद 4 में ऐसा कहा गया है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की, NSC एक त्रिस्तरीय संगठन है। अगर हम बात करें ये त्रिस्तरीय संगठन है। अगर हम पहली बात करें सामरिक चिंता के राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा मुद्दों को देखता है। यानी एक राजनीतिक,
आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा मुद्दों को ये देखता है कौन? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। अब बात करते हैं इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। हम कह सकते हैं एनएससी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगर हम बात करें इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 1998 1998 में किया गया था और यह राष्ट्र सुरक्षा के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करता है। अब हम कुछ पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू यहाँ पर 626 दिख रहा होगा, क्योंकि अगर आप पहली बार मेरी क्लास में आए हैं तो आपको थोड़ा जान लेना चाहिए कि हम मूल विधि, संविधान और जीएसजीके से लगभग 4000 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कराने का टारगेट है। उसी सिलसिले में हम लोग इस टाइम मूल विधि पर डिस्कस कर रहे हैं। मूल विधि में मैंने बहुत से टॉपिक क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो चल रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1988। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा प्रभावित व्यक्तियों को नजरबंद करने के आधार का प्रकटीकरण से संबंधित है। कौन सी धारा संबंधित है? तो धारा 8 क्या है इससे संबंधित? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर कितने वक्त का कारावास की सजा उसे सुनाई जाती है या दी जाती है? तो कह सकते हो 12 महीने, बोले तो 1 वर्ष। सुरक्षा अधिनियम के तहत यदि राज्य सरकार उसकी मंजूरी नहीं देती है तो कोई भी निरोध आदेश महीनों से अधिक समय तक लागू नहीं होना चाहिए। कितने महीनों तक लागू नहीं होना चाहिए? तो 12 महीनों की बात कर रहा है, तो 12। अगर साल होता तो हम लोग 1 साल कहते, ठीक है। और ये किस धारा के तहत है? तो ये धारा याद रखना, धारा 13। यदि सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट किया है कि उसकी राय में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो उपयुक्त सरकार क्या कर सकती है? सलाहकार अपील बोर्ड के समक्ष किसी भी अपील के निलंबित रखने तक व्यक्ति के निरोध को जारी रखी गई, या हम कह सकते हैं निरोध आदेश को रद्द करेगी, संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करेगी, या संबंधित व्यक्ति के निरोध को जारी रखने के लिए एक नया निरोध आदेश जारी करने का आदेश दे सकती है, या 15 दिनों की अवधि के भीतर सलाहकार बोर्ड के आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो सकता है, बी होगा, आदेश को रद्द करेगी और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करवाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1988 के प्रावधानों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार रखा था। तो ये जो मामला था A.K. राय बनाम भारत संघ का था, ऑप्शन नंबर ए था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध आदेश का अर्थ के तहत किया गया आदेश है, तो यह सेक्शन 3 के अंतर्गत आता है। सेक्शन 3 के अंतर्गत ये आता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा 5B के तहत किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने का कोई भी आदेश नहीं दिया जाएगा, सिवाय किसके? सिवाय, तो ये है उसे दूसरे राज्य की सरकार की सहमति के। अगर दूसरे राज्य की सहमति नहीं है तो उसे आदेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और ये सेक्शन धारा 5B के तहत आता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड के सदस्यों की राय के बीच मतभेद हो जाता है, तो किसकी राय को बोर्ड की राय माना जाएगा? किसकी राय को बोर्ड की राय माना जाएगा? तो हम कह सकते हैं ऐसे सदस्यों के बहुमत, ऐसे सदस्यों के बहुमत की राय को बोर्ड की राय माना जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी होगा। और ये जो हम कह सकते हैं धारा किस धारा के अंतर्गत ऐसा होता है? तो धारा 11(3) के अंतर्गत। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए किस अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान करती है? किस अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान करती है? ठीक है, तो ये 16।
बात करते हैं किस धारा के, धारा 16 के अंतर्गत ऐसा होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड में सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे, तो सदस्यों की संख्या इसमें कितनी होती है, इसमें सदस्यों की संख्या 3 होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड में 3 सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे, 3 सदस्य होंगे। और ये जो धारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की जो धारा है, कि धारा किस धारा में, 9(2) में ऐसा कहा गया है या ऐसा प्रावधान है। विशेष परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए एक व्यक्ति को कितने दिनों में सूचित किया जाना चाहिए कि उसे निरुद्ध किए जाने के आदेश के आधार पर क्या है, ठीक है, तो 15 दिन। कितने, 15 दिन में ऐसा होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा को संरक्षण प्राप्त है, के तहत संरक्षण प्राप्त है किस राज्य, किसी भी राज्य को हम कह सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा के तहत राज्य को संरक्षण प्राप्त है, तो किस धारा के अंतर्गत, धारा 16। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निरुद्ध नजरबंदी आधार है, तो हम कह सकते हैं कौन है, तो ऐसी किसी भी तरह से कार्य करना जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल हो, ये भी है। ऐसी किसी भी तरह कार्य करना जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के प्रतिकूल है, ये भी सही है। ऐसे किसी भी तरह से कार्य करना जो समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के प्रतिकूल है, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं तीनों, ए बी सी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निरोध का आदेश देने की शक्ति देती है, तो धारा 3। कौन सी धारा देती है, धारा 3, सेक्शन 3। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की किस धारा में पाई जाती है, तो धारा 11 में पाई जाती है। सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान धारा 11 में किया गया है। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है, बताओ कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की किस धारा में सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, तो धारा 11 में किया गया है। 9 क्यों अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, सलाहकार बोर्डों का गठन। अगर हम सलाहकार जो होते हैं, उनके जो बोर्ड होते हैं, उनका गठन किस धारा के अंतर्गत आता है, तो ये जो कह सकते हो बोर्ड का गठन धारा 9 के अंतर्गत, ठीक है। धारा 10 के अपने आप में इंपॉर्टेंट आती है, ये क्या होता है, सलाहकार बोर्डों को निर्देश देने का काम कौन सी धारा करती है, धारा 10। धारा 12 अपने में क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, रिपोर्ट पर कार्रवाई, रिपोर्ट पर कार्रवाई। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है, तो जम्मू कश्मीर में क्या है, विस्तार नहीं है, लेकिन अब नए संशोधन में ऐसा कर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1988 के अंतर्गत हिरासत में अधिकतम अवधि क्या है, अधिकतम अवधि क्या है, तो 12 महीने, 1 साल। ये क्वेश्चन आपको देख लो 14 में भी आया है, 21 में भी आपको मिला होगा, और इस बार भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में सम्मिलित नहीं है भारत की रक्षा, समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव, भारत की सुरक्षा, भारत के अंतरराज्यीय जल विवाद। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सम्मिलित नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।